साथियों, 1912 में डॉक्टर अंबेडकर जी स्नातक की पढ़ाई कर चुके थे। अब उन्हें एमए की पढ़ाई के लिए, मास्टर डिग्री के लिए वो विदेश जाकर के पढ़ना चाहते थे और उसके लिए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जो तृतीय थे, उन्होंने अपने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए ये योजना बनाई थी कि वो उनकी तरफ से जाकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उन्हें वो सहयोग प्रदान करेंगे। इसके तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पास गए, उनसे मिले, अपनी बात रखी और सयाजीराव गायकवाड़ जी बाबा साहब को विदेश भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपनी मंजूरी दे देते हैं, लेकिन मंजूरी इस शर्त पे देते हैं कि जब वे पढ़ाई करने के बाद वापस आएंगे तो उनके राज्य की 10 वर्षों तक सेवा करेंगे। बाबा साहब ने उनकी शर्तों को स्वीकार किया और उनकी शर्तों के हिसाब से वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और वहाँ उन्होंने एमए की पढ़ाई किया। अब देखिए, एमए की पढ़ाई पूरा होते ही बाबा साहब आगे भी पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पूरा होते होते ही वहाँ की जातिवादी मानसिकता ने काम करना शुरू कर दिया। राजा को बिना बताए ही उनके सहयोगियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पत्र लिख करके दे दिया कि अब आपके स्कॉलरशिप की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब आपको यहाँ से स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। वहाँ बाबा साहब को स्कॉलरशिप देना बंद हो जाता है और बाबा साहब अपनी आगे की पढ़ाई करने की इच्छा को छोड़ करके वो वापस आ जाते हैं। बाबा साहब 1917 में शर्तों के हिसाब से जो सयाजीराव गायकवाड़ के साथ उन्होंने वादा किया था, जिस शर्त पे उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी, उस शर्त को पूरा करने के लिए बाबा साहब 1917 को बड़ौदा राज्य में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। उधर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को जब यह सूचना मिलती है कि डॉक्टर अंबेडकर विदेश से पढ़ करके हमारे राज्य में हमारी प्रशासनिक सेवा में शामिल होकर के हमारे राज्य में सेवा करना चाहते हैं और उसके लिए वो आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आ रहे हैं, उनकी अगवानी में कुछ लोगों को भेजा जाए और उनके स्वागत का भी इंतजाम किया जाए। लेकिन जातिवादी मानसिकता के उनके मंत्रियों ने बाबा साहब की अगवानी में किसी को नहीं भेजा। बाबा साहब अकेले ही बड़ौदा पहुंचते हैं। वहाँ पहुँचने पर सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें तुरंत सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया और उसके बाद राजा को उसी बीच बहुत ज़रूरी कुछ काम थे, वो बाबा साहब पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने उन्हें उनकी जिम्मेदारियों को सौंप दिया। क्योंकि सारा राजभार का काम मंत्रिमंडल के अधीन होता था, इसलिए मंत्रिमंडल के अधीन सारा काम सौंप करके राजा अपने काम में लग गए। अब इधर बाबा साहब को बड़ौदा में रहने के लिए मकान तक नहीं मिल रहा था। उन्हें किराए का मकान मिलना मुश्किल हो गया। जहाँ भी जाते लोग पहले जाति पूछते, जात पूछने के बाद उन्हें मकान के लिए मना कर दिया जाता। उनके सामने बड़ी समस्या हो गई। हालांकि सयाजीराव गायकवाड़ ने उनके रहने की भी व्यवस्था कराने के लिए मंत्रियों से कहा था, लेकिन उनके राज्य के जो मंत्री थे वो सवर्ण थे। उन्होंने राजा साहब की बात को अवहेलना करते हुए, ना मानते हुए उनके रहने का भी इंतजाम नहीं कराया और बाबा साहब
रूम खोजने के चक्कर में इधर उधर भटकते रहे। बड़ा मुश्किल से उन्हें एक पारसी धर्मशाला मिला और उस धर्मशाला में वो अपना नाम बदल करके रहने के लिए मजबूर हुए और ज़्यादा दिन तक रह भी नहीं पाए। और वहाँ के लोगों को संदेह हो गया कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर हैं ये शायद पारसी नहीं है। और उन्हें जब इस बात का अंदाज़ा लग गया, पता चल गया, तो उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से बाबा साहब को उस धर्मशाला से भी बाहर निकाल दिया। ये बड़ी दुखद घटना है। लोगों ने सवेरे सवेरे लाठी डंडा लेकर के, कई लोग बाबा साहब के धर्मशाला रूम तक पहुंच जाते हैं और उन्हें धमकी दे करके बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, मार करके निकालने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब बड़ी मुश्किल से उनसे कुछ समय लेते हैं और वो मजबूरन वो मकान छोड़ देते हैं। बाबा साहब को पूरे बड़ौदा में कहीं रहने के लिए मकान नहीं मिला और नौकरी के दौरान भले वे सैन्य सचिव के पद पर थे, एक बड़े अधिकारी के पद पर थे, मगर नौकरी के दौरान उनके अधीन रहने वाले चपरासी, उनके अधीन कार्य करने वाले क्लर्क, सब उनको कोई छूने के लिए तैयार नहीं था। उनके चपरासी लोग भी उनको फाइलें जो है वो फेंक कर दिया करते थे। उनको पानी पीने का आदेश नहीं था। वे जिस ऑफिस में जाते थे उस ऑफिस में जब बाबा साहब अंदर जाते थे तो कालीन हटा ली जाती थी। जिस चीज़ पर बाबा साहब हाथ रख देते थे उसे गोमूत्र छिड़क करके, गंगा जल छिड़क करके पवित्र किया जाता था। ऑफिस की फाइलों को गोमूत्र से पवित्र करने के बाद बाकी लोग उसे छूते थे। ये जातिवादी अत्याचार बाबा साहब के साथ हो रहा था और उसी तरह से बाबा साहब को रहने के लिए मकान नहीं मिला और वे मजबूरन पारसी धर्मशाला में थे, वहाँ से भी भगा दिए गए। उस बीच बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी किसी जरूरी काम से मैसूर चले गए थे, इसलिए बाबा साहब की वहाँ कोई सुनवाई भी नहीं हुई। मजबूर होकर के, हताश होकर के, कोई रास्ता नहीं था, बाबा साहब ने बड़ौदा नरेश से जो करारनामा किया था उसे निरस्त करते हुए बाबा साहब ने अपने इस्तीफा का एक पत्र लिखा और सयाजीराव गायकवाड़ की ऑफिस में दे दिया और फिर अपना सामान लेकर के वो बम्बई वापस आने के लिए बड़ौदा स्टेशन पर चले जाते हैं। बड़ौदा स्टेशन पर जाते हैं तो पता चलता है कि जिस गाड़ी से उन्हें आना है वो गाड़ी अभी 4-5 घंटे लेट है। वो पास के ही एक बाग दिखती है उन्हें पास में, उसी बाग में चले जाते हैं, टाइम पास करने के लिए बैठते हैं। एक बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठते हैं और बड़ौदा पहुंचने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ वो सारा वृत्तांत वहाँ स्मरण करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा साहब वहाँ बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगते हैं। जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया था, इसका दुखद एहसास बाबा साहब को रोने पर मजबूर कर देता है। और दूसरे ही क्षण बाबा साहब ये सोचते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतने बड़े पद पर यहाँ नौकरी करने के लिए आया था, राजा का भी संरक्षण था, उसके बावजूद मेरे साथ इतना जातिवादी अत्याचार हो रहा है। और वो मेरे समाज के लोग जो बिल्कुल अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनका कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं है, उन लोगों के साथ ये जातिवादी लोग किस तरह का व्यवहार करते होंगे।
आखिर वो मेरा समाज कैसे जी रहा होगा। बाबा साहब ने वहाँ बैठे बैठे समाज की स्थिति का अनुभव किया, समाज के दुख दर्द का अनुभव किया, समाज की जातिवादी प्रताड़ना को अनुभव किया और यह संकल्प लिया कि अब मैं अपना संपूर्ण जीवन इस देश के मूल भारतीय बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए समर्पित करूंगा, उन्हें जातिवाद के दलदल से बाहर निकालने के लिए काम करूंगा, उन्हें इस जातिवादी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए काम करूंगा। और ऐसा मैं आजीवन करता रहूँगा जब तक उन्हें इस जातिवादी दलदल से बाहर ना निकाल दूँ। इस तरह से बाबा साहब ने वहाँ एक, आप कह सकते हैं कि भीम प्रतिज्ञा, भीम संकल्प बाबा साहब ने लिया। वो दिन 23 सितंबर 1917 था। जिस स्थान पर बाबा साहब ने यह संकल्प लिया, उस भूमि को, उस जगह को संकल्प भूमि के नाम पर आज भी सुरक्षित कर दिया गया है। वहाँ एक पत्थर का बोर्ड भी लगा दिया गया है। वो बाबा साहब के नाम पर एक दर्शनीय स्थल बना दिया गया है। 23 सितंबर 1917 का वो दिन बाबा साहब ने संकल्प लिया और आजीवन इस देश के मूल भारतीय बहुजन समाज को जगाने के लिए, उन्हें जातिवादी गुलामी से निकालने के लिए, उन्हें धार्मिक आडंबर से बाहर निकालने के लिए, उनकी तमाम गुलामी के बंधनों को काटने के लिए बाबा साहब आजीवन अपने आप को समर्पित कर देते हैं। साथियों, ये 23 सितंबर 1917 का दिन बाबा साहब के संकल्प दिवस के रूप में जाना जाता है। इससे आप भी बाबा साहब के संकल्प के रूप में जानते हुए बाबा साहब के बारे में जानने समझने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं तमाम इस तरह की वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा। और मेरी तमाम पीछे भी वीडियो हैं, उनको भी अगर आप देखते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। आप पिछली वीडियो को भी देखिए, आगे आने वाली भी वीडियो देखिए और इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय। जय भीम।